नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और हम लोगों ने फैक्टर मार्केट पहले किया था बीईसीसी 132 का। ये जो चैप्टर है स्टार्ट किया था, बट एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक थे तो इसी वजह से इस चैप्टर को हम फिनिश नहीं कर पाए थे। तो चलिए, डिटर्मिनेशन ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ये चैप्टर भी एक बार आप फिर से देख लेते हैं। कुछ बच्चों को डाउट्स आ रहे थे इसमें, इन टॉपिक्स में, तो चलिए देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ठीक है। मतलब फैक्टर के लिए कोई भी जो प्राइस होता है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो सबसे पहले आपका एक फैक्टर आता है रेंट। लैंड इज सच अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन whose टोटल सप्लाई इज फिक्स्ड। मतलब लैंड एक फिक्स्ड फैक्टर है, ठीक है। अगर आपने जमीन पे पैसा लगाया है, खरीदा है, तो सिर्फ एक बार आप पेमेंट करेंगे। हर महीने आपको पेमेंट करना होगा तो वो रेंट हो जाएगा। तो हर महीने भी अगर आप पे करेंगे तो एक फिक्स्ड अमाउंट आप पे करेंगे उसका, है ना। द डिमांड फॉर लैंड इज ऑल्सो डिराइव्ड डिमांड। सपोज अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड इज बीइंग यूज्ड टू ग्रो सोयाबीन। If the demand for soybean increase in the market, the demand for land for growing soybeans would increase। ठीक है। अगर मार्केट में, अगर आप मान लीजिए ये आपकी जमीन है इतनी, और यहाँ पे आप क्या उगाते हैं, सोयाबीन उगाते हैं। तो अगर मार्केट में सोयाबीन की डिमांड बढ़ेगी तो आप क्या सोचेंगे कि भाई हम जमीन थोड़ी और बढ़ा लें और यहाँ पे कुछ और सोयाबीन उगा लेंगे, ठीक है। तो ये जो सप्लाई ऑफ लैंड है वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। एंड इंक्रीज इन डिमांड फॉर लैंड वुड इंक्रीज इज द रेंटल रेट ऑफ लैंड। अगर आप डिमांड इंक्रीज करेंगे लैंड का, तो पहले अगर मान लीजिए आपने इतना जो है रेंट दे रहे थे, इतने लैंड का, इतनी जमीन का आप रेंट दे रहे थे 20,000। तो अगर आपको दोबारा से जमीन और बढ़ानी है तो इसका भी रेंट आपको 20K लगेगा, यानी कि टोटल आपका रेंट जो होगा वो 40,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर हम लैंड की डिमांड इंक्रीज करते हैं तो हमें अपना रेंटल रेट जो होगा वो भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है, रेंट है, ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है। तो क्वांटिटी ऑफ लैंड, सप्लाई कर्व नॉर्मल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब रेंट जो है वो डिपेंड करता है सप्लाई पे, रेंट डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ लैंड पे। क्वांटिटी ऑफ लैंड जैसे जैसे बढ़ेगी तो क्या होगा, यानी कि डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी तो वैसे वैसे रेंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। देखिए, डिमांड ज्यादा है, रेंट इंक्रीज होगा यहां से, इस तरीके से, ठीक है। तो ये डिमांड कर्व है, ये आपका जो है ये डिमांड कर्व है, और ये रेंट है। रेंट यहाँ पे इंक्रीज होगा, डिमांड जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ लैंड की डिमांड जो है जैसे जैसे इंक्रीज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आर डैश इज द इक्विलिब्रियम रेंटल रेट। रेंटल रेट इक्विलिब्रियम यहां पर है, ये है रेंटल रेट इक्विलिब्रियम, ठीक है। which has been determined by the interaction between the demand and supply of land। वो डिटरमाइन कैसे की जाती है, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई कर्व जो है वो क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी, वहां पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। द वेरियस थ्योरी ऑफ रेंट हैव बीन प्रोवाइडेड इन यूनिट 7। उसके बाद बात आती है वेजेस की। वेजेस क्या होता है, वेजेस जो होता है प्राइस होता है जो लेबर को पे किया जाता है, प्राइस ऑफ लेबर सप्लाइड, यानी कि जितना आपने लेबर रखा है उसको जो आप सैलरी देंगे वो वेजेस हो जाएगा। द कॉम्पिटिटिव मार्केट वेजेस आर इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। Wages are in equilibrium when the downward sloping of labor demand curve across the upward sloping of supply curve। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आएगा, इक्विलिब्रियम वेज इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग में जाएगी और सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग में जाएगा, और जब ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे कहीं पे, तो ये जो पॉइंट होगा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है। when due to external shock there is lower demand for product of industry then there is a fall in price of product।
ठीक है। तो अगर हम लेबर का डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे, लेबर का कम करेंगे डिमांड, तो वेज क्या होगा, वेज भी कम हो जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो भी कम हो जाएगा। प्रोडक्शन डिपेंड करता है ना लेबर पे, तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट भी कम होगा। अगर वेज कम होगा तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट भी कम हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए लेबर सेम है और उनकी सैलरी कम हो गई, तो अगर हम सैलरी उनको कम देंगे तो जाहिर सी बात है हमारे प्रोडक्शन पे जो खर्चा है वो अपने आप कम हो गया है। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू दिस द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर यानी कि वीएमपी वुड ऑल्सो फॉल, रिजल्टिंग इनटू द लोअर वेज फॉर द लेबर। Conversely, a surge in the demand for product of an industry would raise the price, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे इससे। देखिए ये वेज का है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसका, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ लेबर यहाँ पे, और ये वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। देखिए कैपिटल इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेड बाय ह्यूमन बींग्स। जो कैपिटल है वो इंसानों द्वारा बनाया जाता है। द कॉस्ट ऑफ यूजिंग कैपिटल सर्विसेज इज नोन एज रेंटल रेट ऑफ कैपिटल एंड रिटर्न्स ऑफ ओनर्स ऑफ कैपिटल इज नोन एज इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्या है, जो मतलब रेंटल रेट आप देंगे कैपिटल का, उसके बदले में ऑनर से जो आपको मिलेगा कैपिटल, उसको क्या कहेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज अ रिवार्ड फॉर द सर्विस ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट क्या है, एक रिवार्ड है जो आपने सर्विस दी है उसके बदले में, ठीक है। अगर आपने किसी को पैसा कुछ उधार दिया, किसी ने आपसे पैसे बोरो किए, तो आपने उसकी हेल्प की, इस बोरोवर की आपने हेल्प की, तो इसने जितना बोरो किया है उस पर कुछ परसेंट का इंटरेस्ट आपको देगा, ठीक है ना, उस सर्विस पे आपको इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट हो गया। रेंटल रेट ऑफ कैपिटल इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैपिटल। अनलाइक car for rupees 10 lakh entitles one to use it for a number of transport services in future directly or by renting it someone। अब मान लीजिए कि आपने कोई कार जो है वो खरीदी है, ठीक है, तो उसको या तो आप यूज करेंगे, ठीक है, या फिर आप उसको क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में लगा देंगे। तो अगर आपने ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में उस कार को लगाई है, तो अगर आपने किसी को दिया है कि भैया तुम कार चलाओ और अपने दिन का जितना भी तुम्हारा बनता हो इस हिसाब से मुझे इतने रुपए 500 रुपए दे देना पर डे का, ठीक है। तो आपने क्या दिया, उस कार को रेंट पे दिया किसी को। द प्राइस ऑफ एन एसेट इज सम फॉर विच कैपिटल एसेट कैन बी परचेज्ड आउटराइट। The required rental rate of capital depend on three things। आप जो रेंटल रेट लेंगे वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। प्राइस ऑफ कैपिटल गुड, उस कैपिटल गुड का प्राइस कितना है, रियल इंटरेस्ट रेट एंड डिप्रेसिएशन रेट। डिप्रेसिएशन रेट क्या होता है, कोई भी कार जो होता है अगर बाई चांस शोरूम से अगर वो बाहर निकल गया तो जाहिर सी बात है उसका प्राइस कम हो जाएगा, सेकेंड हैंड हो जाएगा। आपने खरीदा, आपने 4 महीने बाद भी अगर आप अपने फ्रेंड को बेचेंगे या किसी को बेचेंगे तो जाहिर सी बात है आप वो प्राइस नहीं ले सकते हैं जो आपने शोरूम से खरीदा है, आपको उसको कम करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिप्रिसिएशन रेट होता है जो टाइम के साथ कम होता रहता है। द प्राइस ऑफ कैपिटल गुड डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल। तो इसी को क्या कहते हैं, अब देखिए द रियल इंटरेस्ट रेट, जो रियल इंटरेस्ट रेट होता है वो डिपेंड करता है प्रिवेलिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का जो अभी रेट चल रहा है उस पे, एंड नॉर्मल इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज नोन एज रियल इंटरेस्ट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, रियल इंटरेस्ट। यानी कि नॉमिनल रेट और रेट ऑफ इन्फ्लेशन को अगर माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, रियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट में लोनेबल फंड थ्योरी, जिसके बारे में एक अलग से आपको बना के दे दिया है टॉपिक, ठीक है। तो इसी में से आपको पूछा गया है लोनेबल फंड थ्योरी, पेपर में जो आया था आपके, तो वो यहीं से लिया गया था क्वेश्चन। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हमने ये चैप्टर पहले पढ़ा नहीं था तो उस टाइम पे क्वेश्चन पेपर देख के हमें आइडिया नहीं हो रहा था कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो इसीलिए लोनेबल फंड थ्योरी यही वाला टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो 2021 में
ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जो थ्योरी है ये किस पे है? ऑन डिमांड फॉर बोरोइंग एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स टू डिटरमाइन द रेट एट विच ट्रांजेक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, तो मतलब ये थ्योरी आती है उस पे डिमांड फॉर बोरोइंग्स, यानी कि कोई अगर उधारी लेता है उसका जो डिमांड है, और सप्लाई ऑफ लोनेबल, लोन का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? लोन यानी कि किसी से उधारी लेना, तो लोनेबल फंड यानी कि लोन लिया हुआ फंड, टू डिटरमाइन द रेट एट विच ट्रांजेक्शन विल टेक प्लेस। इट अज्यूम दैट एनी मोमेंट ऑफ टाइम देयर विल बी सम पीपल हु स्पेंड लेस देन देयर करेंट इनकम। तो कभी कभी क्या होता है, अब इंसान जो है जितना कमाता है उसमें से कुछ पैसे जो बचाता ही है, तो वो क्या हो गए? सेवर्स हो गए। वो लोगों को क्या कहेंगे? सेवर्स कहेंगे। और द अदर वो प्लान टू स्पेंड मोर देन इनकम। अब दूसरा लोग जो क्या होंगे? एक होगा जो भैया सेविंग करता है, ठीक है, मतलब जितना कमाएगा उसमें से जो जितना खर्चा करेगा तो कुछ जो बच जाएगा वो सेविंग होगा। और दूसरा जो आदमी होगा वो भैया खर्चा ज्यादा करेगा, एक्सपेंडिचर उसका ज्यादा होगा इनकम से, तो उसके पास क्या होगा? सेविंग जो उसकी माइनस में चली जाएगी। तो वो इससे क्या करेगा? लोन ले लेगा कि भाई हमको तुम लोन दे दो। ठीक है, तो ये इससे लोन ले लेगा। आप भी करते होंगे, कई बार अपने दोस्तों से लोन ले लेते हैं। अगर आपकी मतलब मंथली सैलरी जो है उससे ज्यादा आपका खर्चा अगर बन जाता है तो आप अपने दोस्तों से लोन ले लेते हैं। द फॉर्मर विल कॉन्स्टिट्यूट द सप्लाईज ऑफ लोनेबल फंड while the latter constitute the group which demand such fund. The rate at which demand for funds equally supply of fund will be rate of interest. तो जिस रेट पे आप को मतलब क्या करते हैं? लोन वगैरह देते हैं, ठीक है, या फिर द रेट एच विच डिमांड फॉर फंड इक्वल सप्लाई ऑफ फंड, मतलब कोई रेट जिस पे डिमांड जो है वो सप्लाई के बराबर होगा, डिमांड जो होगा फंड का वो सप्लाई के बराबर होगा, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये डिमांड है, ये सप्लाई है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका आ गया। ठीक है, अब ये इसको आप कह सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिमांड और सप्लाई के बराबर हो जाएगा, जो रेट डिमांड ऑफ फंड और सप्लाई ऑफ फंड के बराबर हो जाएगा उसे क्या कहेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे देखिए एक सिंपल डिमांड कर्व है, सप्लाई कर्व है, ठीक है, जिसके बारे में आप जानते हैं डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और सप्लाई कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है, अब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व कहीं पे मिल रहे हैं, तो जहां पे मिल रहे हैं वो जो पार्ट होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, और ये लोनेबल फंड है जिस फंड पे जिसपे आपने लोन लिया है। ठीक है, अब ये जो अमाउंट्स द बोरोवर वुड लाइक टू बोरो एट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब कुछ अमाउंट जो होता है मतलब कुछ पैसे जो बोरोवर खरीदना चाहते हैं अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, द अमाउंट ऑल द सेवर्स इन द सोसाइटी विलिंग टू सेव एंड लैंड आर शोन इन द सप्लाई कर्व मार्क एसएस। तो जो सेवर्स होंगे वो सेव करेंगे और देंगे, सप्लाई कर्व माना जाएगा उसको। जो बोरोवर्स होंगे वो बोरो करेंगे और डिमांड करेंगे तो वो डिमांड कर्व में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो इनका इंटरेक्शन होगा पॉइंट ई पे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। द क्वांटिटी क्यू ई विल बोरोड एंड लेंट एट द रेट। ठीक है, तो क्वांटिटी जो है क्यू ई यानी कि हाँ भाई इतने की हमको जरूरत है, उसके पास उतना सेव पड़ा हुआ है, वो कहेगा भैया तुम ले लो और तुम इतना जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको देते रहना, तो इससे उसका सेवर का जो सेविंग होगा वो और बढ़ेगा। ठीक है, एट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यू ई क्वांटिटी ऑफ फंड इज बोरोड और लैंड, मतलब जितना पैसा उसने लिया है, जो फंड उसने लिया है बोरो किया है। नोट दैट डिमांड फॉर फंड में अराइज ऑन अकाउंट ऑफ एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, किस किस पे? इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन डिमांड एंड फाइनेंशियल डिमांड। ठीक है, तो उसके बाद we can say that supply of fund may arise from net saving, dehoarding of past saving and also new creation of money। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया था एक अलग से जो मैंने वीडियो बनाई थी लोनेबल फंड पे, और वो आपने देखा ही था। उसके बाद क्या है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तो ये थ्योरीज जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़िएगा नहीं, हो सकता है आपको इस पे शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए।
ठीक है। तो केनीज जो है उसने डेवलप किया है इस अप्रोच को। ही रिलेटेड डिमांड फॉर मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट टू एग्रीगेट लेवल ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। उसने क्या किया है केनीज ने, उसने रिलेट किया है डिमांड फॉर मनी को एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है, जो इनकम ऑफ लेवल है ना सोसाइटी की उसके अकॉर्डिंग। इन दिस फॉर्मुलेशन द डिमांड ऑफ लिक्विड मनी वुड डिपेंड ऑन ट्रांजेक्शन। जो लिक्विड मनी का जो डिमांड है वो किस पे डिपेंड करता है, ट्रांजेक्शन पे, कि वो कितना ट्रांजेक्शन कर रहा है, प्रिकॉशन और स्पेक्यूलेशन गिवन द लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। बट सप्लाई ऑफ मनी वॉज पॉलिसी डिटरमाइंड वेरिएबल। तो जो सप्लाई ऑफ मनी है मतलब वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज दस डिटरमाइंड बाय इंटरेक्शन ऑफ डिमांड फंक्शन। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा। ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। In this approach, rate of interest has nothing to do with determination rate of remuneration of factor of production. अब टाइम प्रेफरेंस अप्रोच, लिक्विडिटी ऑफ मनी क्या है, पैसा एक जगह नहीं टिकता है, ठीक है। आप सेव करेंगे तब भी आप उसको इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे वो इंसान उस पैसे को कहीं और यूज करेगा, ठीक है। पैसा एक जगह नहीं टिकता है। तो इरविंग फिशर डेवलप्ड दिस अप्रोच, टाइम प्रेफरेंस अप्रोच जो है वो इन्होंने बनाया था। His idea was that consumer tries to compare present consumption and future consumption. कंज्यूमर जो है वो इस तरीके के दो कंजम्पशन को ट्राई करता है। प्रेजेंट कंजम्पशन कंपेयर करता है, यानी कि अभी हम कितना खर्चा कर रहे हैं और फ्यूचर में हम कितना हमें जरूरत है। द रेट एट विच फ्यूचर कंजम्पशन कैन सब्सटीट्यूट फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन विल बी द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब एक रेट जो वो मतलब तय करेगा कि हाँ भाई हमको फ्यूचर में मतलब जितना कंजम्पशन हमको करना है, ठीक है, वो उसके प्रेजेंट कंजम्पशन को अगर सब्सटीट्यूट कर देता है तो वो क्या कहलाएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंजम्पशन, ठीक है। अभी आप जितना कंज्यूम कर रहे हो और आगे फ्यूचर में आपको जितने की जरूरत होगी, हो सकता है आपका कंजम्पशन बढ़े, हो सकता है आपका कंजम्पशन कम हो, तो इसी को कहते हैं रेट ऑफ टाइम प्रेफरेंस। आप समय सेविंग हम क्यों करते हैं, सेविंग हम क्यों करते हैं, फ्यूचर के कंजम्पशन के लिए ही तो करते हैं ना, कि फ्यूचर में भैया हमको जरूरत पड़ेगी तो हम सेव करके रखते हैं, ठीक है। इट शैल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंजम्पशन। उसके बाद बात आती है प्रॉफिट्स की। रिस्क बियरिंग थोड़ा सा है ये टॉपिक अभी, तो एक काम करते हैं, इसको आज यहीं तक रखते हैं, बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अब वो जो नेक्स्ट टॉपिक जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने आपको उसी वीडियो में जो लोनेबल फंड थ्योरी का जो वीडियो है उसी में डिस्कस किया है, वो टॉपिक यही है प्रॉफिट्स वाला, ठीक है, जिसमें एंटरप्रेन्योर को मतलब क्या बेनिफिट होता है। इसीलिए मैंने बोला है कि ऐसे नहीं बताया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि हम लास्ट 10 ईयर में जो भी रिपीट हुए हैं ना वो पढ़ के जाते हैं, लेकिन क्या होता है उनमें से कुछ भी नहीं आता है, कुछ नया टॉपिक उठा के दे देते हैं। तो इग्नू एग्जाम में ऐसा कई बार हुआ है। मैं लास्ट टाइम एग्जाम देने गई थी, मेरा एग्जाम था और उसमें हर बार न्यूमेरिकल्स आता था। मैंने लास्ट 10 ईयर के पेपर उठा के देखे, हर बार न्यूमेरिकल्स आता था, मैं न्यूमेरिकल सारे प्रिपेयर करके गई थी। क्या हुआ, अचानक से वहां पे थ्योरी आ गई, आइडिया नहीं लगा, अचानक से थ्योरी आ गई। अब थ्योरी आई तो फिर मैंने वहां पे क्या किया कि न्यूमेरिकल्स को थ्योरी के टाइप में ABCD मतलब जो नंबर्स थे उनको ABCD का नाम दे दिया और सेम उसको कन्वर्ट कर दिया। एंड आप मानेंगे नहीं, उस एग्जाम में मुझे उम्मीद नहीं थी बट मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए। तो अगर आप कुछ अपनी तरफ से करते हैं, आपको अगर कुछ लगता है, छोड़ के मत आइए किसी क्वेश्चन को, अटेम्प्ट करिए उसको, ठीक है। और जो भी आपको उसके बारे में पता है, आइडिया है, वो लिख के आइए, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, इसीलिए आप लिख के आइए अच्छे से। टॉपिक को थोड़ा डीपली पढ़िए, कोशिश करिए कि अगर आपका एग्जाम दिसंबर में है तो ये नहीं है कि हम एग्जाम दिसंबर में है तो नवंबर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपकी बुक जो है काफी ज्यादा है। तो टाइम दीजिए, डेली का 2-2 घंटा भी अगर आप दीजिएगा, 1-1 घंटा भी दीजिएगा, तो मतलब अच्छे से आप बुक को अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ पास नहीं होना है, मार्क्स लेके आने एग्जाम में अच्छे, ठीक है।
So चलिए guys, best of luck for your exams. If you like the video, then do recommend to your friends and subscribe the channel for more video updates. Thank you.